हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइबा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्वयं सहायता समूह के बारे में। पिछली क्लास में भी हमने आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ाया था, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो पिछली क्लास में हमने आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ाया था, तो राष्ट्र स्तर पर मतलब भारत के स्तर पर स्वयं सहायता समूह पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर भी कुछ स्वयं सहायता समूह पाए जाते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है। तो देखिए, इसमें हमारे मध्य प्रदेश में कुछ स्वयं सहायता समूह के नाम हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें पहला नाम आता है लघु वनोपज एकत्रीकरण महिला समूह। ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के नाम है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसा ही दूसरा नाम है आजीविका स्वयं सहायता समूह। तीसरा नाम आता है बैरानी कुलड़ी स्वयं सहायता समूह, यह झाबुआ का है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रिया सखी महिला संघ इंदौर। तो ये इस प्रकार के कुछ स्वयं सहायता समूह है जो आपको याद रखना होगा। तो हो सकता है आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कुछ स्वयं सहायता समूह के नाम लिखिए, तो ये नाम आपको लिखने होंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड कि जो स्वयं सहायता समूह है इनकी समस्याएं क्या हैं। तो हमारे भारत में और मध्य प्रदेश में जो स्वयं सहायता समूह पाए जाते हैं इनकी कुछ समस्याएं हैं। तो इनकी समस्याएं कौन कौन सी है? तो पहली समस्या होती है प्रौद्योगिकी का अभाव या प्रौद्योगिकी की समस्या। तो प्रौद्योगिकी का अभाव, इसका मतलब क्या है कि जो अधिकांश स्वयं सहायता समूह होते हैं ये अल्प विकसित होते हैं या बिना किसी तकनीक के कार्य करते हैं। तो इनके पास तकनीकी का अभाव होता है, इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, जिसके कारण ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ये इनकी पहली समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है वित्तीय समस्याएं। अब वित्तीय समस्या का अर्थ क्या हो जाता है? तो वित्तीय का अर्थ सीधा सा होता है पैसा। तो देखिए इसमें कि वित्तीय लेन देन के संबंध में कौशल की कमी होती है, वित्तीय उपकरणों की जानकारी की कमी होती है, या फिर कई बार इनके पास जानकारी भी नहीं होती या जानकारी का न होना। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में इनके प्रति उदासीनता का भाव रखा जाता है। मतलब कि जो बैंक होता है तो बैंक भी इन्हें ऋण प्रदान नहीं करता है, या फिर इन्हें वित्तीय सहायता भी जितनी उनको आवश्यकता है उतनी प्रदान नहीं करता है। तो वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराना या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में उदासीनता। इसके बाद फिर वित्तीय प्रशिक्षण की समस्या। तो ये सारी समस्याएं होती है ये स्वयं सहायता समूहों की। इसके बाद फिर अगली समस्या आती है अधिक कृषि गतिविधियां। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये अधिकांश स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। स्थानीय स्तर पर मतलब कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ही संलग्न होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ज़्यादा स्वयं सहायता समूह होते हैं ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और उससे संबंधित कार्य भी करते हैं। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह SHG का मतलब हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह को गैर कृषि व्यवसाय से भी जोड़ना चाहिए और अत्याधुनिक मशीनरी इन्हें प्रदान किए जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगले इनकी समस्या होती है कि बाजार तक पहुंच ना हो पाना। ठीक है। तो जो अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, तो अधिकांश स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है। तो दूर क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहाँ पर न तो सड़क होती है और न ही रेल मार्ग होता है। ठीक है। न तो सड़क मार्ग होता है और न ही रेल मार्ग होता है। तो ये सुविधाएं जब वहाँ पर नहीं होती, इसके बाद विद्युत भी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है ऋण संग्रहण। अब ऋण संग्रहण, इसका अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो एक अध्ययन से यह पता चला है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह के 40% सदस्यों को स्थानीय महाजनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उधार लेना पड़ता है।
या उनसे ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि समूहों से उन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिल पा रहा है। ये इनकी बड़ी समस्या है। इसके बाद फिर अगली समस्या है निगरानी प्रणाली। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इनकी प्रगति पर कुछ रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इनकी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं की ठीक से जांच न किए जाने के कारण इनके विकास और इनके प्रसार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो जांच होती है तो इनकी जांच ठीक से होती नहीं, ठीक से जांच किए बिना ही आंकड़े प्रसारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है इनके साथ। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ निगरानी प्रणाली का, तो निगरानी प्रणाली का अर्थ ये होता है कि एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ये जो स्वयं सहायता समूह कार्य करते हैं तो इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है तो इनकी रिपोर्ट बिना कुछ मतलब ठीक ढंग से इनकी जांच नहीं होती। ठीक है, तो कभी कभी तो बिना जांच किए ही इनके आंकड़े प्रसारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या इनके साथ, जिसके कारण इनकी आलोचना होती है स्वयं सहायता समूहों की, जो आपको याद रखना है। अगली समस्या है कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभाव। तो अधिकांश SHGS मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए राज्य के बिना सहायता के अपने ही स्तर पर कार्य करते रहते हैं। अब जब तक राज्य सहायता नहीं करेंगे तब तक इनका विकास तेजी से नहीं हो सकता, तो ये अपने स्तर पर कार्य करते रहते हैं, इसलिए इनके पास प्रशिक्षण का अभाव होता है। इसके बाद में उचित क्षमता का अभाव होता है। ये सारी समस्याएं इनकी बनी रहती है। इसके बाद फिर अगली समस्या राजनीतिकरण। अब राजनीतिक संबद्धता और हस्तक्षेप सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह के लिए एक बड़ी समस्या है, और राजनीतिक संबद्धता सामूहिक संघर्षों का कारण बनती है। आ रहा समझ में? तो ये समस्या इनकी स्वयं सहायता समूह में जो स्थानीय नेता होते हैं तो वे नेता वर्ग इनमें हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसके बाद फिर अगली समस्या देखिए इनकी आजीविका प्रोत्साहन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु एक पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे बड़े स्तर पर लागू भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो प्रोत्साहन न मिलने के कारण ये ज़्यादा प्रसारित नहीं हो पाते। ठीक है, इसके बाद फिर अगली समस्या है कि सहयोग एवं समन्वय की समस्या। इसका अर्थ क्या होता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की कमी होती है इन्हें, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ये तेजी से विकास नहीं कर पाते, तेजी से बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो बस उसी में कार्य करते रहते हैं लोग, बाकी इसके बाद फिर दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप या दूसरा स्वयं सहायता समूह उस क्षेत्र में नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि इन्हें कोई सहयोग नहीं देता है, तो सहयोग न देने की वजह से ये पिछड़े रह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और भी इनकी समस्याएं हैं, तो और अन्य समस्याओं में जैसे कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की कमी होती है। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि समूहों का कम अवधि तक चलना, तो ये समूह थोड़े दिन तक चलते हैं और बंद हो जाते हैं। इसके बाद फिर आय सृजित करने वाली गतिविधियों से सीमित आय प्राप्त होती है इन्हें। इसके बाद फिर आय के संसाधनों की कमी तथा तकनीकी समस्याएं होती हैं। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि व्यापक विस्तार की कमी तथा सूचना उपलब्ध की समस्या। तो ये सब समस्याएं हैं इनकी स्वयं सहायता समूह की, जो आपको याद रखना फ्रेंड। तो ये समस्याएं आपसे एग्जाम में MPPSC मेंस एग्जाम में आपसे 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है और 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है। अगर 3 नंबर में आपसे पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये साइड हेडिंग आपको लिखना है, और अगर 5 नंबर में पूछी जाती है तो साइड हेडिंग लिखने के बाद आपको इसकी डिटेल भी लिखनी होगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इसमें स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव, तो इससे संबंधित कुछ सुझाव हैं। तो देखिए इसमें पहला सुझाव यह है कि जो वितरण प्रणाली है, ठीक है, तो वितरण प्रणाली को सक्रिय बनाना होगा जो किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये पहला सुझाव है स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए।
इसके बाद फिर दूसरा सुझाव यह है कि वित्तीय प्रबंधन, खातों की देखरेख, उत्पादन और विपणन जैसी गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है प्रौद्योगिकी के साथ बैकवर्ड लिंक और प्रसंस्करण में बाजार संगठनों के साथ फॉरवर्ड लिंकेज के संदर्भ में एक निर्धन परिवार को समग्र ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण दिया जाना चाहिए और आय में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है। और घरेलू उपभोग के लिए ऋण और कुछ आकस्मिक आपदाएं भी सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का संघ बनाया जाना चाहिए तथा इसे सरकार का सहयोग भी मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सरकार का सहयोग इन स्वयं सहायता समूहों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये कार्य नहीं कर पाते हैं और कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि स्वयं सहायता समूह की मशीनरी का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह को केवल वित्तीय संस्थान जैसा नहीं समझना चाहिए। उनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के सामाजिक, आर्थिक और विकास को ध्यान में रखकर की जाती है। आ रहा समझ में? तो कई बार क्या होता है कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको सिर्फ वित्तीय संस्थान समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये संस्थान या ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनके माध्यम से जो गरीब वर्ग है उसका सामाजिक विकास किया जाता है, उसका आर्थिक विकास भी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इनकी देखरेख नियमित अंतराल पर सरकार और एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि बैंक कर्मचारियों को लैंगिक संवेदनशील का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे अपने ग्रामीण ग्राहकों, विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बन सके। कई बार क्या होता है कि जो महिला समूह होता है, तो जो स्वयं सहायता महिला समूह होता है, तो इस महिला समूह को कई बार बैंक कर्मी या जो बैंक कर्मचारी होते हैं वे ऋण देने से मना कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका स्वयं सहायता समूह सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद फिर उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए स्वयं सहायता समूह मतलब SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा प्रवर्तित व्यावसायिक इकाइयों को वित्तीय क्षति से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त बीमा भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि इन स्वयं सहायता समूह को वित्तीय हानियां होती है और जब इन्हें वित्तीय हानि हो तो उन्हें बीमा भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि ये अपने कार्य का संचालन आगे समय में या भविष्य में ठीक ढंग से कर सकें। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए इसमें कि भारत में लगभग 1/4 जनसंख्या गरीब है और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को विस्तार देते हुए इसमें गरीबी रेखा से ऊपर, तो गरीबी रेखा से ऊपर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं APL और APL का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन, तथा गरीबी रेखा के नीचे मतलब बेलो पॉवर्टी लाइन और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं BPL, इनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर इसे वित्तीय एवं जीवन यापन और 2 उप कार्यक्रमों में विभक्त कर दिया जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों को चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव है फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वयं सहायता समूह है इनकी कार्य प्रणाली में सुधार से संबंधित सुझाव बताइए। तो ये सुझाव आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। तो इन स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो इससे संबंधित देखिए पहला कदम तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये लिंकेज है तो याद रखिएगा आप। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम,
तो इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, तो देखिए इसमें अब इस प्रोग्राम को शुरू किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो आपको याद रखना होगा एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था एस के कालिया समिति। तो एस के कालिया समिति की सिफारिश पर या इसके अनुशंसा पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और यह प्रोग्राम शुरू कब किया गया था फ्रेंड, तो 1992 में 1992 में नाबार्ड की पहल पर असंगठित क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में जोड़ने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों को सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के लिए बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को मतलब स्वयं सहायता समूह को सामूहिक गारंटी के बदले में ऋण की मात्रा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंक में जमा सामूहिक राशि से कई गुना अधिक हो सकती है और बैंकों को सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संपूर्ण ऋण आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब शुरू किए गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर महिला सशक्तिकरण परियोजना शुरू की गई है, फिर किसान सशक्तिकरण परियोजना यह भी शुरू की गई है। फिर इसके बाद में स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG है ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों जैसे कृषि, इसके बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सामाजिक अवसंरचना और अन्य के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सरकार की तरफ से इन स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके बाद फिर खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह को खाद्य और देखभाल क्षेत्रों में अनाज बैंक चलाने की अनुमति भी दी गई है। अब अनाज बैंक क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरियाज़ में किसी व्यक्ति के पास यदि अनाज नहीं होता है तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास से अनाज वह व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है प्रियदर्शनी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आजीविका में वृद्धि करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से, तो दोनों ही सरकार के माध्यम से इन स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार अथक प्रयास करती रहेगी। इसके बाद फिर देखिए आगे ग्रामीण विकास और स्वयंसेवी संगठन। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संस्थाएं एक लंबे समय से अग्रणी भूमिका निभाती आ रही है और इन्होंने जनता के प्रति सेवा और घनिष्ठता के उत्कृष्ट गुणों का परिचय दिया है। नए कार्यक्रमों को प्रारंभ करने एवं उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की क्षमता भी इन्होंने दिखाई है। इन संस्थाओं ने विकास संबंधी कठिन समस्याओं के समाधान के ऐसे तरीके सुझाए हैं जिन्हें सरकार को भी मानना पड़ा है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखना होगा। अब इसमें देखिए देश में छोटे बड़े लगभग 6 लाख स्वयं सहायता समूह या संगठन बने हुए हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ संगठन स्थानीय तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे संगठन हैं। स्वयं सहायता समूह तो लगभग 6 लाख हैं जो स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद फिर रोजगार के क्षेत्र में खादी ग्राम उद्योग संघ का नाम उल्लेखनीय है और यह संगठन लोगों को प्रशिक्षण देता है। इसके बाद वित्त प्रबंध करता है। इसके बाद विपणन आदि अनेक सेवाओं में सहयोग कर रोजगार प्रदान कर रहा है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है एक वायफ संस्था है, संस्था का नाम है वायफ। ठीक है, तो वायफ संस्था ने कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि का विकास किया है और पशुपालन में भी इसने सहायता की है जिससे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है नागरिक संस्थान विद्या भवन सोसाइटी।
इसने पंचायती राज के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को आवासीय प्रशिक्षण दिया है और इस दिशा में इसने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसके बाद फिर यदि हम जनप्रतिनिधियों को सशक्त करते हैं तो वे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, चाहे वे अशिक्षित हो, ठीक है, या महिलाएं हो या आदिवासी हो या अन्य सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर पंचायती राज के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। तो कई बार देखा गया है कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये पंचायतों की भी सहायता करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि किसान मजदूर संगठनों ने सूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर ही पंचायतों में जन सुनवाई की पहल भी की है, ठीक है। तो ये कार्य कर रहे हैं हमारे स्वयं सहायता समूह, जो बहुत ही सराहनीय है, ठीक है, और आवश्यकता है कि सरकार भी इन्हें समय समय पर बढ़ावा देती रहे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसी के साथ इसका अगला पॉइंट आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हजारों की संख्या में संस्थाएं कार्य कर रही है। हमारे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हमारे स्वयं सहायता समूह भी अधिक कार्य कर रहे हैं। और ऐसे दुर्गम स्थान जहां आज भी आवागमन का कोई साधन नहीं है, वहां स्थानीय लोगों को प्रेरित कर स्थानीय शिक्षक का चयन किया गया है तथा ये बच्चों के लिए शिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। ये स्वयं सहायता समूह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्थान जहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है, जहां पर टू व्हीलर नहीं जा सकती, फोर व्हीलर नहीं जा सकती, ऐसे स्थानों पर भी ये स्वयं सहायता समूह जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय है। इसके बाद फिर सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा शौचालय का निर्माण एवं संचालन का प्रयोग भी देश के विभिन्न भागों में अधिक सफल रहा है और सुलभ शौचालयों के माध्यम से दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण सुविधा का विकास किया गया है। इसके बाद फिर जल संग्रहण के लिए भी अनेक संस्थाएं कार्य कर रही है हमारे भारत में, ठीक है। तो जो स्वयं सहायता समूह है ये हमारे भारत में अनेक प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है। किसके लिए? जल संग्रहण के लिए, लोगों को जल संग्रहण के लिए जागरूक कर रही है, ठीक है। इसके बाद फिर ये संस्थाएं स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर वर्षा के जल को एकत्रित करने की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। हमारे भारत में लोग जल को, मतलब पानी को ऐसे वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग कैसे करें, सदुपयोग कैसा हो, इसको पानी को बचाएं कैसे। इसके बाद में जो वर्षा का जल होता है उसका संग्रहण कैसे करें, इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं ये स्वयंसेवी संस्थाएं, ठीक है। तो जो आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे पंचायतों के द्वारा संचालित विकास कार्यों में स्वयंसेवी संगठनों का योगदान, ठीक है। तो इसमें देखिए पंचायतों के द्वारा भी या पंचायतों के द्वारा तो कुछ संचालित विकास कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाएं किस प्रकार का कार्य करती हैं। तो पहला योगदान देखिए इनका कि तकनीकी विशेषता। अब तकनीकी विशेषता से तात्पर्य क्या है, तो स्वयंसेवी संगठनों के पास कम खर्चीला तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञता उपलब्ध होती है या विशेषता उपलब्ध होती है। तो इनके पास तकनीकी ज्ञान विशेष होता है। इसके बाद में कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो ऐसा विशेष ज्ञान इनके पास होता है और पंचायतें उसे प्राप्त कर सकती हैं। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है इसमें कि जानकारी उपलब्ध कराना। तो पंचायतों को कई तरह की जानकारियां रखनी पड़ेंगी, जैसे विकास के कार्यक्रम, जैसे सरकार की नीतियां, जैसे संसाधनों की उपलब्धता आदि जानकारियों को स्वयंसेवी संस्थाएं इकट्ठा कर पंचायतों को बता सकती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि गांव से जिला स्तर की योजना बनाना। तो पंचायती राज संस्थाओं में अपने स्तर पर विकास योजनाएं बनाने का प्रावधान है। अगर पंचायतों के प्रतिनिधि इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे तो फिर, ठीक है, तो फिर विकास के वांछित लक्ष्य से पीछे छूट जाएंगे और इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के व्यापक अनुभव का लाभ पंचायतों को मिल सकता है अगर पंचायतें चाहें तो, ठीक है। तो पंचायतों के द्वारा जो विकास कार्य किए जाते हैं तो उसमें भी स्वयंसेवी संस्थाएं या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्य
कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि मूल्यांकन तथा प्रबंधन। ठीक है, तो स्वयंसेवी संस्थाएं समय समय पर परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्य का प्रबंधन करती हैं, उसका मूल्यांकन भी करती हैं, ताकि कहीं कुछ ठीक न हो रहा हो तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। अतः मूल्यांकन तथा प्रबंधन के कार्यों में भी ये संस्थाएं मदद कर सकती है और कुछ स्थानों पर ये मदद कर भी रही है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है प्रशिक्षण। अब पंचायतों के ज़्यादातर चुने हुए लोग या इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वे अनपढ़ होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, इनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता। ठीक है, और कुछ कम पढ़े लिखे भी पंचायत के हर कार्य के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सकता है। और स्वयंसेवी संस्थाओं के पास प्रशिक्षण की कई विधियां होती हैं जिससे सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड, इसमें योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, तो अभी तक क्या होता है कि अभी तक सरकार विकास कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराती रही है। ठीक है, इसलिए जो विकास का पैसा था वह ठेकेदारों की जेब में चला जाता था और अनावश्यक खर्च होता था, जबकि स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता एवं अनुभव से ये पैसे पंचायतों की मदद या फिर ये जो संगठन है, ये संस्थाएं इनकी पंचायतों की मदद कर सकते हैं और ये पैसे बच सकते हैं सरकार के। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अब गैर राज्य अभिकर्ता। अब गैर राज्य अभिकर्ता किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें गैर राज्य अभिकर्ता का अर्थ, तो गैर राज्य अभिकर्ता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स एंड NSA। ठीक है, तो ये क्या है, तो गैर राज्य अभिकर्ता वे व्यक्ति या संगठन हैं जो किसी देश या राज्य विशेष से संबद्ध नहीं होते, किंतु उनका महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव होता है। ऐसे संगठन को या ऐसे व्यक्ति को गैर राज्य अभिकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि गैर राज्य अभिकर्ता किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक और अर्थ है, तो दूसरा अर्थ आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए कि गैर राज्य अभिकर्ता मतलब NSA ऐसे संगठन हैं जिनके पास किसी परिवर्तन को लाने या उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति होती है। ठीक है, यद्यपि वे राज्य की किसी स्थापित संस्था से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसे संगठन को, ऐसे व्यक्ति को गैर राज्य अभिकर्ता के नाम से हम जानते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। इसके बाद कि सामान्यतः उनके पास शक्तिशाली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति होती है और वे राष्ट्रीय या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जो गैर राज्य अभिकर्ता होता है और राज्य अभिकर्ता होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि एक राज्य को ऐसी भौगोलिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका अपने अधिकार क्षेत्र पर संप्रभुता होती है। मतलब कि जो भी राज्य होगा तो राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस पर उसका अधिकार होता है और उसे अपने क्षेत्र पर संप्रभुता होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि वह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने में सक्षम होता है बिना किसी दबाव के। ठीक है, और राज्य के पास किसी प्रकार की एकल मान्यता प्राप्त सरकार होती है। ठीक है, इसके बाद में राज्य में वे सब सम्मिलित होता है जिन्हें हम पारंपरिक रूप से राज्य या राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंधों के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर गैर राज्य अभिकर्ताओं के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनके पास औपचारिक अधिकार क्षेत्र या सरकार कहलाने योग्य इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे नाटो, जैसे यूरोपीय संघ। तो ये कुछ ऐसे संस्थाएं हैं या ऐसे संगठन हैं जो प्रभाव डालते हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता किसे कहते हैं और इनके बीच में अंतर क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर इसमें गैर राज्य अभिकर्ताओं के प्रकार। तो गैर राज्य अभिकर्ताओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला प्रकार देखिए अंतर सरकारी संगठन, ठीक है, जिसको हम IGO कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो राज्यों से जुड़े हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो समान समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए विश्व के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बाद फिर विश्व व्यापार संगठन, आसियान, और इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो वैश्विक शांति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे इसका दूसरा प्रकार होता है हिंसक गैर राज्य अभिकर्ता, ठीक है, जिसको VNSA के नाम से जाना जाता है। इनमें ऐसे संगठन सम्मिलित होते हैं जो अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अवैध मार्ग या हिंसा, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आतंकवादी संगठन होते हैं वैश्विक स्तर पर, जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठन हैं। इसके बाद कुछ सशस्त्र विद्रोही होते हैं। तो जो सशस्त्र विद्रोही का समूह होता है इसे हिंसक गैर राज्य अभिकर्ता की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रकार आता है गैर सरकारी संगठन, जिसको हम NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये नागरिक समाज का हिस्सा माने जाते हैं और सामान्य तौर पर ये विकासात्मक कार्यों में संलग्न होते हैं। उदाहरण के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो यह भी क्या है? एक संगठन है, NGO है जो कार्य करता है। ठीक है, तो जो विकासात्मक कार्यों को अंजाम देता है, विकास के कार्यों को बढ़ावा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए फ्रेंड, इसमें अगला प्रकार आता है इनका धार्मिक समूह। तो ये क्या होता है? तो ये धार्मिक संप्रदाय होते हैं या धार्मिक या किसी भी धर्म से संबंधित होते हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे धार्मिक पक्ष समर्थन समूहों के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होता है धर्मार्थ मिशनरी। ठीक है, तो यह धर्मार्थ मिशनरी यह धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे धार्मिक पक्ष के लिए कार्य करती है, या फिर जो धार्मिक पक्ष समर्थन समूह होता है उसके रूप में यह कार्य करता है। मतलब जिस धर्म से संबंधित यह समूह होगा वह उसके लिए कार्य करेगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय। तो इसमें क्या है देखिए, तो जातीय या राष्ट्रीय समुदाय जो प्रचारक समूहों के रूप में कार्यरत हैं और अपने वास्तविक या वर्तमान क्षेत्र पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद। ये इसका अच्छा उदाहरण है जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनीज कह देते हैं। तो इसमें मुख्यतः कुछ कॉरपोरेट इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो जो कॉरपोरेट इकाइयां होती हैं जो कि लाभ कमाने के लिए होती हैं और अनेक संप्रभु राज्यों में कार्य करती है। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होती है जैसे कोको कोला कंपनी है, इसके बाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो ये क्या करता है? तो इनकी अधिकांश राष्ट्रों में उपस्थिति होती है। मतलब कई राज्य, कई राष्ट्रों में, कई देश में ये मीडिया कार्य करता है। जैसे BBC, ठीक है, तो BBC ये कई देशों में कार्य करता है, मीडिया है ये। इसके बाद फिर CNN और भी बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो यहाँ पर ये इसके प्रकार खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए गैर राज्य अभिकर्ता आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में। मतलब हमारे भारत में जो गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं, ये जो संगठन होते हैं, ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आए हैं। तो देखिए इसमें चुनौती के रूप में कैसे आए हैं। तो देखिए इसमें कि भारत में जो घरेलू गैर राज्य अभिकर्ता
हैं ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, तो भारत की सुरक्षा के लिए ये गैर राज्य अभिकर्ता कैसे खतरा है? तो इसमें कुछ संगठन के नाम हैं, जैसे नक्सलवादी, जैसे पूर्वोत्तर उग्रवादी, जैसे ड्रग हथियार तस्कर और हवाला व्यापारी। ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रकार से चुनौती है। आ रहा समझ में? भारत में कई बार आपने सुना होगा कि जो नक्सलवादी संगठन है ये हिंसा को बढ़ावा देते हैं। कई बार ये मारपीट करते हैं, अधिकारियों को मार देते हैं, पुलिस कर्मियों को मार देते हैं। ठीक है, ऐसे ये हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ संगठन है, उग्रवादी संगठन, तो ये भी ऐसे हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में कुछ ड्रग तस्कर होते हैं, इसके बाद कुछ हथियार तस्कर होते हैं, कुछ हवाला व्यापारी होते हैं, तो ये भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि भारत को भारत से बाहर कुछ गैर राज्य अभिकर्ता के द्वारा गंभीर खतरे झेलने पड़ते हैं। मतलब भारत को भारत से बाहर के कुछ ऐसे संगठन हैं जिनसे भारत को खतरे झेलने पड़ते हैं और कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ आतंकवादी संगठन हैं जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे ये लश्कर ए तैयबा, जिसके बाद में ISIS, इसके बाद फिर अल-कायदा। ये ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। हमारे भारत में कभी कभी इन संगठनों के द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। कई बार भारत में बम ब्लास्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इन्हीं संगठनों के माध्यम से हमारे भारत में लोगों को मारा जाता है। कई बार सैनिकों को मार दिया जाता है। ठीक है, जैसे पुलवामा अटैक है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अटैक किए गए थे इन आतंकवादियों के द्वारा, जिससे हमारे भारत के सैनिकों को मारा गया था। ठीक है, इसके बाद फिर कई बार शहरों पर हमला किया गया इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा, जिससे भारत को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर तो ये कई आतंकवादी संगठन संचालित हैं और राज्य एजेंसियों के द्वारा समर्थित होते हैं और भारत में विभिन्न आतंकी हमलों में संलग्न होते हैं और ये भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी क्या है? चुनौती है। इसके बाद फिर कुछ NGO पर धन शोधन, ठीक है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी करना। इसके बाद फिर हवाला और अन्य आर्थिक अपराधों में संलग्न होने पर भी नज़र रखी गई है, जो भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए छद्म आर्थिक युद्ध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ मुख्य सरकारी संगठन पर गैर सरकारी या गैर राज्य अभिकर्ता के लगातार साइबर हमले आजकल बड़ी सुरक्षा को या बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो भारत में आज हम देखते हैं कि जो सरकारी संगठन होते हैं उनकी फाइलें चोरी कर ली जाती है, जिसको अपन हैकर्स कहते हैं। फाइल को हैक कर लिया जाता है, किसी का अकाउंट हैक कर लिया जाता है। कई बार साइबर हमले जैसे समस्याओं को देखा जाता है। इसके बाद में कई बार हमारे भारत में कुछ ऐसे संगठन हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हवाला कारोबारी होते हैं। तो ये हवाला कारोबारी आर्थिक रूप से सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे व्यापारी वर्ग हैं जो ब्लैक मनी उनके पास बहुत ज़्यादा है, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, फिर इसी ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या हमारे भारत में है जो हमारी सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।